अरे आदित्य चुप हो जा। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? वर्ल्ड हिस्ट्री के लास्ट सेगमेंट में हम लोग हैं। लास्ट सेगमेंट इन द सेंस कि वर्ल्ड वॉर खत्म, आपके क्लास कंप्लीट। जितना पढ़ा दिया काफी है, उसको आप नोट से देख लेना, उसमें कुछ है नहीं। तो आज इस सेगमेंट में हमारा पहला टॉपिक क्या है, दिख रहा है आपको? फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर एज टोटल वॉर। मैंने ऐसा कब कहा? मैंने कहा लास्ट सेगमेंट है। अगर इस सेगमेंट में 3 दिन लग जाए तो, अगर आज ही कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो अगले क्लास में, क्योंकि ये चैप्टर इतना आसान है नहीं जितना आप देख रहे हो। इसको समझना ही मुझे लगता है कि 1 घंटे का टॉपिक तो ये है फर्स्ट, फिर इसमें और फिर यहां। तो पहला टॉपिक आप क्या देख रहे हैं? वर्ल्ड वॉर एज अ टोटल रेवोल्यूशन। इट मीन्स अर्लियर रेवोल्यूशन चेंज सम स्पेसिफिक इशूज, स्पेसिफिक सिनारियो इन पर्टिकुलर टाइम एंड स्पेस। किसी छोटे से काल में, किसी छोटे से स्थान पर कुछ विषयों को बदला। लेकिन वर्ल्ड वॉर एक ऐसा वॉर है जिसने ओवरऑल पूरे दुनिया को बदल दिया। इसलिए इसको क्या नाम दिया? एज अ टोटल रेवोल्यूशन, एज अ टोटल वॉर, जिसमें केवल यूरोप नहीं, पूरा दुनिया इन्वॉल्व है। पिछले कई क्लासों से हम लोग बात करते आ रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। ठीक है, जो बैटल हो रहे हैं वो किसके बीच में हो रहे हैं? बिटवीन 2 बॉडीज, 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स में या 2 समूहों का आंदोलन है। पूरा दुनिया क्या है? दोनों ग्रुप में एसोसिएट होता चला गया। खैर, वहां तक आने से पहले हमें देखना है कि इसका सोशल इंप्लीकेशन क्या है, समाजीय परिस्थितियां क्या है, आखिर कैसे यह युद्ध हो रहा है, इस युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है, मींस बैकग्राउंड, और इस युद्ध ने ओवरऑल किन किन सेक्टर्स को इन्फ्लुएंस किया या फिर चेंज किया। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं पॉइंट बाई पॉइंट, वो आपको लगेगा ये कॉज भी है, ये इसका बैकग्राउंड भी है और इसका रिजल्ट भी है। लेकिन इसको आप केवल एक कॉन्सेप्ट के रूप में देखिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो स्पेसिफिक फैक्ट्स है, उसके कॉजेज है, उसके इंपैक्ट है, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग एक ओवरऑल सिनेरियो देख रहे हैं जो 20th सेंचुरी का है। पूरे 20वीं शताब्दी में पूरे दुनिया में क्या हुआ, मीन्स विच काइंड ऑफ चेंजेस अकर्ड ड्यूरिंग 20th सेंचुरी इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, यही पहला टॉपिक है। देयर आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इट्स कॉज एंड इंपैक्ट और consequences, thereafter World War II, same causes and consequences। तो सबसे पहला टॉपिक ये है, इसका हिंदी इंग्लिश दोनों है, आज मैंने खुद ही बना दिया है। मेरे लैपटॉप ठीक हो गए। बाद में ठीक किया है उसको। नहीं सर, हम गए थे तभी बता दिया था। तो ऐसे कैसे सेटिंग में हो जाएगा? ये चाहिए, मेरे तो चेंज नहीं होते। मैं तो लाता हूं अपने लैपटॉप से बना के, वो तो चेंज नहीं होता। कहाँ चेंज हो गया? आज तक कुछ हुआ है चेंज? नहीं। हमें जो दिया था वो रॉ मटेरियल था, उसको ठीक नहीं किया था, बाद में ठीक किया है उसको। खैर, जो भी हो, आपको सही मिल गया ना? हाँ, बात खत्म। ऐसा हो सकता है कि उसने वर्ड फाइल ही हमें दे दिया हो, पीपीटी बना के ना दिया हो प्रॉपर।
क्योंकि वर्ड फाइल अलग अलग विंडोज में जाकर उसके फॉर्मेट चेंज हो जाते हैं। ये पॉसिबल है कि उसने रॉ भी दे दिया, ऐसे ही दे दिया होगा, बिना पीपीटी में कन्वर्ट किए उसको सेव किए ऐसे ही दे दिया होगा, तो हो सकता है, पॉसिबल है। ऐसा मेरे साथ हुआ था जब मैं अपना पीएचडी थीसिस सबमिट करने के लिए जब टाइपिंग कराने गया उसको, तो मैं जब प्रिंटर को दिया तो वो सारा डेटा चेंज हो गया, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था क्योंकि उस समय मुझे इतना नॉलेज था नहीं कंप्यूटर का। तो मैंने एक एक्सपर्ट को दिया, उसने 1000 रुपया लेकर केवल इतना किया कि मैंने जो टाइप किया था उसको सेव करके मुझे दे दिया वापस हाथों हाथ। 1000 रुपये जब मेरे गए तो मुझे मेरा दिमाग स्ट्राइक किया, अरे इसने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे यही करना था। क्या करना था? उसको सेव कर लेना था टाइप किए गए चीजों को, और तब प्रिंटर को बिल्कुल फाइनल प्रिंट के लिए देना था हमें। हमने क्या किया? रॉ डेटा दे दिया, उसके प्रिंटर में जाके सब चेंज हो गया। तो 1000 रुपया लगने के बाद मुझे बुद्धि आई कि अच्छा इसको ऐसे किया जाता है। तो कल यही इशू हुआ होगा, यही हुआ होगा। बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती, धोखा खाने से बुद्धि आती है ना। बादाम खाने से आप हेल्दी हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, ये तो एक्सपीरियंस से ही होगा। यूटिलाइज जितना करोगे उतना आपके दिमाग शार्प होते चले जाएंगे। इस्तेमाल करना है उसका सही दिशा में। तो देखिए, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज सीन एज अ टोटल वॉर। यही तो हमने अभी एक्सप्लेन किया था कि टोटल मीन्स क्या है, यहां एब्सोल्यूट का मतलब यहां क्या है। इट मीन्स द वर्ल्ड वॉर इन्फ्लुएंस द एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। समाज के सभी तत्वों को बदल दिया। मीन्स सोचने, विचारने, बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग प्रोसेस एंड कल्चर, सबको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया। फिर इसमें क्या बताया हमने कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सिर्फ इस रूप में वर्ल्ड वॉर नहीं है कि ये पूरे विश्व के द्वारा बीच में लड़े गए, ये कई तरह के महत्वाकांक्षाओं का युद्ध है। मीन्स वॉर ऑफ एम्बिशन। एम्बिशन समझते हैं? सबके अपने अपने कुछ एम्बिशन होते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए। एम्बिशन को महत्वाकांक्षा के रूप में आप लेते हैं, यानी सेल्फ डिजायर के रूप में इसको लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि जितने भी लोग इस वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो सब एक ही मोटिव के साथ युद्ध लड़ रहा है। कई बार तो कुछ लोग रिवेंज लेने के लिए किसी ग्रुप में चले गए कि फलाने ने हमारे को इतने साल पहले टॉर्चर किया था, चलो इसके माध्यम से उसको टॉर्चर करते हैं। तो ये भी वो एक एम्बिशन हो सकता है। खैर, इस वॉर को आप देख रहे हैं कि केवल यूरोप में युद्ध नहीं हुए, कहां कहां पे इसमें इन्वॉल्व हुआ, कौन कौन लोग? पूरा यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अटलांटिक से, पैसिफिक ओशन, यानी इस एरिया में जितने भी लोग हैं सब इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसमें एक पॉइंट और होगा कि इस वॉर का सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला? अमेरिका को। इनडायरेक्टली दोनों युद्ध में सबसे ज्यादा लाभ के कंडीशन में अमेरिका है। इसके बाद इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इस वर्ल्ड वॉर ने फर्स्ट टाइम क्या क्या किया, तो आप देखेंगे एक लार्ज स्केल पर चीजें बदला, जिसमें मुख्य रूप से आपके मानवतावाद को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। कहते हैं कि इसमें यह पहला वॉर है विश्व में जिसमें केवल मिलिट्री लॉस्ट नहीं किए देशों ने, अपने सिविलियंस को लॉस्ट किया। अब ये एक बहुत बड़ा डिफरेंट थॉट आ गया। अब तक जो वॉर हो रहे थे उसमें कौन युद्ध कर रहा था? मिलिट्री। तो मिलिट्री पर्सन्स आपस में लड़ रहे थे, वही मर रहे थे। अब क्या हो रहा है? सिविलियंस इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें बम्बार्डिंग होता है। इस वॉर में क्या होता है? गोले दागे जाते हैं, बम फेंके जाते हैं एक देश के द्वारा दूसरे देश के ऊपर। तो बम कहां फेंके जाते हैं? कहीं भी फेंकेंगे तो सिविलियंस उससे क्या होगा? इफेक्टेड होगा। किसी बस्ती में गिराएगा तो मरेगा ही आम इंसान। अच्छा, बम्बार्डिंग वगैरह ज्यादातर सिटी में ही किया जाता है, कैपिटल के आसपास, जिससे उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनका नुकसान हो।
मिलिट्री कैंटोनमेंट पे फेंक दिया, तो वहां जो ऑफिसर्स हैं और उनके जो सिविलियंस पर्सन है वो सब मर गए। अभी यूक्रेन और रशिया वॉर में आप देख लो, रिहायशी इलाके में बम फेंक देते हैं रशिया वाले, तो पूरा का पूरा सोसाइटी तबाह। मीन्स मान लीजिए कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी है, 10,000 लोग रखते हैं, एक बड़ा सा बम गिरा दो वहां, सब खत्म, सारे बिल्डिंग तहस नहस। नहीं, और वर्ल्ड वॉर ने तो परमाणु बम खाया है जापान के लोगों ने, चलो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही सही, लेकिन एटम बम आज तक जापान के लोगों को इफेक्ट कर रहा है। बहुत सारे बच्चे वहां पे डिसेबल, फिजिकली डिसेबल पैदा हो रहे हैं, दिव्यांग जिसको कहते हैं। कितने साल हो गए युद्ध के, 45 से आज देखो हम लोग 1945 से कहां पहुंच गए, यानी 70 साल के आसपास हो गए, 75 ईयर्स हो गए, लेकिन अभी भी परमाणु बम का इफेक्ट जापान में है। तो वर्ल्ड वॉर ने इस दुनिया को अब तक के सबसे घातक परिणाम दिया, मीन्स हैजार्डियस रिजल्ट है इसका। इसमें हमारे इकोनॉमी को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, पिछले क्लास में भी बात कर रहे थे। आप देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस से क्या कर रहा है, सफर कर रहा है, इफेक्ट हो रहा है। महामंदी आया 1929 में, द ग्रेट डिप्रेशन, खाने के लाले पड़ रहे थे लोगों को, और सबसे ज्यादा वर्ल्ड वॉर में जो महिलाएं हैं उनको सबसे ज्यादा हैरस किया गया। वर्ल्ड वॉर ने एक नया रिजल्ट दिया है, जो पूरे दुनिया में महिलाओं का शोषण सबसे ज्यादा करवाया। यह अपने आप में वर्ल्ड वॉर का एक डिफरेंट कंसिक्वेंसेस है, बिल्कुल डिफरेंट परिणाम के रूप में आप इसको देखते हैं। इससे पहले जो वॉर होते थे उसमें इस तरह के रिजल्ट नहीं आते थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर ने क्या किया, सोसाइटी के सारे आयाम को टच कर लिया। यूरोप में और विशेष रूप से जर्मनी और जो उनके साथ एसोसिएटेड लोग हैं, वहां इकोनॉमी, क्या बोलेंगे उसको, इंडस्ट्री इफेक्टेड हुआ। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर में जो जो कंट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व है उसने अपने सारे वर्कर, सारे लेबर, फार्मर, स्टूडेंट्स तक को जबरदस्ती हथियार दे दिया कि वर्ल्ड वॉर में आपको जाना है, पार्टिसिपेट करना है। तो विद्यार्थी के पढ़ाई छूट गए, जो फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर थे उनके जॉब चले गए, और सारे मारे गए, ऑलमोस्ट लोग मारे गए। तो उनके फैमिली वाले क्या हो गए, ऑर्फन हो गए, अनाथ हो गए। तो फिर महिलाओं को और ज्यादा सफर करना पड़ा, उनको घर से बाहर आना पड़ा रोटी के लिए, मीन्स काम धंधा तलाश करने के लिए। यह सबसे डिफरेंट इसका नेचर देखने को मिलता है। इसीलिए वर्ल्ड वॉर को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल वॉर। एक नया नाम देते हैं, टोटल वॉर, यानी हर एक क्षेत्र को प्रभावित करने वाला यह युद्ध है। ठीक है, हाँ। देखो यही बताया हमने, कितने लोग इसमें मारे गए हैं, जो बॉम्बिंग हुए यानी बम फेंके गए उसमें। हिंदी में भी देख लो, यही बात है, कहां कहां पे हुआ। अच्छा, इस युद्ध का आप देखोगे तो ठीक है, नागरिकों के ऊपर इफेक्ट पड़ा, क्या बताया हमने कि अर्थव्यवस्था के ऊपर भी फर्क पड़ा, अव्यवस्था फैली, मींस अनार्की फैला। अनार्की एक अपने आप में एक नया सेंस है। अनार्की मतलब किसी भी देश में अब एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी सुटेबली वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि सब कोलैप्स हो चुका है। तो जो बदमाश, गुंडे टाइप के व्यक्ति है, असामाजिक तत्व हैं, उनके बल्ले बल्ले है। क्यों? क्योंकि कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। रूल एंड रेगुलेशन इतना कमजोर हो गया है कि कौन उसके ऊपर कंट्रोल करे। जुडिशियरी का हाल खराब है, पुलिस का हाल खराब है, मिलिट्री का तो पूछिए ही मत। तो क्या हुआ, अनार्की फैल गया, अव्यवस्था फैल गया। मीन्स जो मैन टू मैन रिलेशन है, व्यक्ति का व्यक्ति से जो संबंध है, वो भी बिगड़ गया। कुल मिलाकर विश्व युद्ध ने
जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया। एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वॉज इफेक्टेड बाय द वर्ल्ड वॉर। तो इसको आप इसी सेंस में देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब यहां पे 1 by 1 पॉइंट लिखा हुआ है, किसको किसको प्रभावित किया, जो समझाया वही, महिलाओं, अल्पसंख्यक, ये क्या है, प्रजातीय श्रेष्ठता का मतलब है कि यहां पर जो रेशियल नोबेलिटी की बात हो रही है उसी को इंग्लिश में लिखा, चेंज इन द स्टेटस ऑफ वीमेन, इफेक्ट्स टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज, देयर आफ्टर इंजरी टू द फीलिंग ऑफ रेशियल सुपेरियरिटी या सुपरमेसी, ये भी उसी के पॉइंट है। नास्तिकतावादी दृष्टिकोण का विकास, नास्तिक होते चले गए लोग। याद कीजिए एक बार क्रूसेड के समय पढ़ाया था हमने, जब रेनेसा पढ़ाया था कि कैसे यूरोप में अब तक कॉन्सेप्ट था कि जो क्रिश्चियन है वो कभी युद्ध में नहीं हार सकता क्योंकि जीसस उनके साथ है। एक चर्च ने कॉन्सेप्ट दिया था लोगों को, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था कि जो भी चर्च आता है, जो चर्च के अंडर में है, वो कभी युद्ध नहीं हार सकता। यही कॉन्सेप्ट इस्लाम में भी था। लेकिन हुआ क्या, क्रूसेड ने दोनों के कॉन्सेप्ट को ब्रेक किया। लेकिन अब तक फिर भी कुछ लोगों के फेथ है, वर्ल्ड वॉर ने उसको भी खत्म कर दिया। क्योंकि वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो हुआ ह्यूमैनिटीज का, मानवता का, मानवीय मूल्यों का, ह्यूमन वैल्यूज, एथिक्स सब क्रैश कर दिए गए वर्ल्ड वॉर में। और जिस समाज के मोरल वैल्यूज खत्म हो जाएंगे, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो जाएंगे, उस समाज में अनार्की आना कॉमन सी बात है, सामान्य बात है, वहां आना ही आना है। फिर आगे जाकर कुछ ट्रेड यूनियंस बने और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बना। जैसे वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, लीग ऑफ नेशन। वही लीग ऑफ नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद द यूनाइटेड स्टेट बन गया, सॉरी यूनाइटेड नेशन बन गया, है ना। 24 अक्टूबर 1945 या 6, 5 या 6, 5। हाँ, इसके बाद क्या हुआ, एजुकेशन का विकास बहुत ज्यादा हुआ शिक्षा के क्षेत्र में। अब क्या हुआ, बहुत सारे देशों के लोग अब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की ओर आगे बढ़ गए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में कई देशों को यह फील हुआ कि हमारे लोग अनएजुकेटेड थे, जो वर्ल्ड वॉर में ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर पाया या फिर उसके मोटिव को नहीं समझ पाया। और बिना एजुकेशन का आप वेपन्स ज्यादा एडवांस नहीं बना सकते, वॉरशिप नहीं बना सकते, या फिर मिसाइल वगैरह नहीं बना सकते, या फिर डिफेंस पॉलिसी आपके बहुत कमजोर होंगे। इसलिए एजुकेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और तब जाकर शिक्षा का विकास होना स्टार्ट किया। देखिए 14 साल के बच्चों के एजुकेशन के लिए फ्रांस वगैरह में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आ गया। हमारे यहां तो 2009 में आया है, और जापान वगैरह में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 1925 वगैरह में आने लगे। हमसे 100 साल पहले लगभग, अरे चलो 85 साल पहले, बट रिजल्ट आया उसके यहां। मानवतावादी दर्शन में विकास आया, यानी अब लोग दूसरे तरीके से सोचने लगे कि हमें कैसे अब वसुदेव कुटुंबकम की बात करना है, वर्ल्ड फ्रेटर्निटी की बात करना है। क्योंकि अब तक क्या था, रीजनल इन्फ्लुएंस, क्षेत्रीय क्या है, प्रभाव है। लोग अपने आप को अपने एक सीमा में सिमट कर रहते हैं, और यही वजह है कि दूसरे से युद्ध करने में तब बहुत ज्यादा संकोच नहीं था। अब क्या है, अब हम लोग एक ग्लोबलाइजेशन के दौर में, और हम कहते हैं कि जैसा इंसान यहां का है वैसा ही वहां का है, तो युद्ध बहुत सोच समझ के होता है। देखिए 1.5 साल 2 साल से युद्ध चल रहा है रशिया यूक्रेन में, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं जुटाया कि एटम बम या उस तरह का कोई बड़ा शस्त्र यूज करे, है ना। क्योंकि रशिया को भी डर है कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे ऊपर भी किया जाएगा। चलो यूक्रेन नहीं करेगा, कोई और कर देगा। क्यों? क्योंकि एक आपने देखा है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर एक सुरक्षा परिषद है, हाँ,
यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। अब अगर ये नहीं होता तो शायद बम गिर गया होता अब तक, एटम बम, क्योंकि उसके जो मेंबर हैं उनसे सहमति के बिना ऐसा आप कुछ कर नहीं सकते। और अगर आपने किया तो सब मिलके, पूरा यूनाइटेड नेशन मिलके आपको तबाह कर देगा, क्योंकि ऐसा उसका क्या है, लॉ है, कानून है। नहीं तो रशिया यूक्रेन को अब तक छोड़ा होता, आपको लगता है? तो यूनाइटेड नेशन का जो सुरक्षा परिषद है वो इस समय एक चौकीदार के भूमिका में है। चौकीदार समझते हैं ना, मैं भी चौकीदार। मोदी जी ने एक स्लोगन दिलवाया 2016-17 में, मैं भी चौकीदार। नहीं सुना था? अरे लोग स्टेटस लगा देते मैं भी चौकीदार, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं इस देश का चौकीदार हूं, प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं, मैं चौकीदार हूं। आप लोग स्कूल में थे इसलिए ध्यान नहीं दिए। ये क्या है, जनांकीय संरचना। इट मींस जो स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन है उसमें भी भारी बदलाव आने को मिलता है। देखोगे तो वर्ल्ड वॉर में लाखों लोग मर गए। कई देश तो ऐसा था जिसमें पुरुष और महिलाओं का रेशियो 3:1 हो गया, क्योंकि पुरुष वहां के ऑलमोस्ट युद्ध में खत्म। तो वहां पे बहुत ज्यादा क्राइसिस आया, पॉपुलेशन क्राइसिस। देखिए तो 3.5 करोड़ इतने लोग इसमें क्या हुए हैं, इफेक्ट हुए हैं। युद्ध कितने दिन चला है देखो, 4 वर्ष 3 साल 3 माह 11 दिन। ये तो संविधान बनने का डेट जैसा लगता है। 18 दिन, वैसा ही कुछ नहीं लग रहा है। 4 वर्ष 3 माह 11 दिन। खैर इतने दिनों तक विश्व युद्ध चला, कितने लोग इसमें घायल हुए। फिर क्या हुआ, एक साइंटिफिक डेवलपमेंट का एक नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ। हर देश चाहता है कि हमारे वैज्ञानिक अब स्पेस में जाए, टेक्नोलॉजी बढ़ाए, अपना दूर संचार को ठीक करे, मिसाइल बनाए, है ना, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा ज्यादा से ज्यादा विकसित करे। या हमारे अपने जीवन में वो जो आजकल कॉन्सेप्ट है ना, इंटेलिजेंस, क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, उसको बढ़ावा दे, रोबोटिक लाइफ जिए। इसी समय देखोगे आपके घर में मशीन का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हुआ। जैसे ब्रेड गर्म करने के लिए आपने रोटी ले आया, माइक्रो ओवन ले आया, माइक्रोवेव ले आया, माइक्रोवेव नहीं बोलते, माइक्रो ओवन, उसमें रोटी सेकना, खाना गर्म करना स्टार्ट किया। अब तो कुकिंग भी करते हैं उसमें लोग, अब तो एडवांस आ गए। खेल का विकास हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कई तरह के गेम बहुत ज्यादा विकसित, तो पॉजिटिव भी कुछ रिजल्ट है बट नेगेटिव ज्यादा है। साइंटिफिक डेवलपमेंट, हाँ, सर्वांगीण युद्ध के रूप में प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध। अब 20वीं शताब्दी में दोनों विश्व युद्ध हुआ। हमने पहले ही बता दिया कि सभी क्षेत्र को प्रभावित किया। विशेष रूप से आप इसमें देख रहे हैं यूरोप, अफ्रीका, एशिया और अटलांटिक ओशन में। अमेरिका के लोग इससे प्रभावित नहीं हुए, इसलिए इसमें अमेरिका का नाम नहीं आया। अब जैसे पैसिफिक की बात करते हैं तो ये इफेक्ट हो रहा है, ये, या फिर अटलांटिक की बात कर रहे हैं तो इसमें जो कोस्ट में लोग हैं उसके ऊपर फर्क पड़ रहा है। अफ्रीका, यूरोप, एशिया। अमेरिका वाले क्या हैं, ऑडियंस हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है वर्ल्ड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो इन्वॉल्व हुआ। वो भी कब बताया था पिछले क्लास में, जब जापान ने उनके ऊपर बम गिराया था। नहीं तो नहीं होता। ये सब तो बता ही दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या यूज हुए, एटम बम। प्रथम विश्व युद्ध यहां से देखिए, ये तो हिंदी में ही है और ये तो
ये क्या किया है? ये जूम आउट हो सकता है क्या? मुझे लगता है कि अच्छा, इसका फॉन्ट ही है ये, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इस पे एक डेट लिखा हुआ है कि वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ, जरा देखिए तो आप लोग। अच्छा, यूरोप में ज्यादातर वॉर जुलाई में ही क्यों हो रहे हैं? देखिए, अगर ये लिखा हुआ है तो रॉन्ग तो नहीं होगा, पेशेंस रखिए। होता क्या है कि फर्स्ट अटैक अगर किसी एक कंट्री ने किसी दूसरे कंट्री पे किया है, उस डेट को बिगिनिंग माना जाता है, और जब दो ग्रुप के बीच में बैटल स्टार्ट होता है उसको प्रॉपर डेट माना जाता है। जो 14 है 1914, तब उसमें विश्व के कई देश इन्वॉल्व हुए, तब उसको वर्ल्ड वॉर माना गया। अदरवाइज जो इनिशिएट होने का जो तारीख है, जो बाल्टिक रीजन पर अटैक किया गया जर्मनी के द्वारा, वो कब किया गया उसका डेट है ये, यहीं से काउंट होगा। और फिर 11 नवंबर 1918 तक ये वॉर चले। खैर, इससे काम नहीं चलने वाला हमारा वही ठीक है, अपना वाला ये है ना? नहीं, ये है ठीक। यहां फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए आप लोग नोट्स बनाइए, मैं लिखा दूंगा सबको। लिखिए, बैकग्राउंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है, कैसे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुए? तो सबसे पहला कॉज लिखिए, सॉरी बैकग्राउंड लिखिए, पॉलिटिकल सिनेरियो, राजनैतिक परिदृश्य, पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ द नेशंस। डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है इसमें? बैकग्राउंड में जो अभी आपने देखा था, लिखना बंद करके सुन लीजिए फिर लिख लीजिएगा। एक्चुअली डिफरेंट नेशन, जो भी यूरोपियन नेशंस है, वो सभी अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को क्या चाहता है, एक दूसरे के ऊपर इन्फोर्स करे। इसमें जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, ये जो 5 बड़े देश है यूरोप के, और यही पांचों आप मुझे लगता है कि वर्ल्ड वॉर से पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, एक इटली को भी शामिल कर लीजिए, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, ये सभी कंट्री कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को क्या करना चाहता है, स्प्रेड करना चाहता है। अब ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या हो सकता है? तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ये है कि सब चाहता है कि मैं सुप्रीम कंट्री, सुप्रीम नेशन के रूप में यूरोप को लीड करूं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय आपने क्या देखा था? ऑस्ट्रिया उस समय सेंटर ऑफ द यूरोप की भूमिका में है। उनका रोल कैसा था कि पूरे यूरोप को वो रेगुलेट कर रहे थे। मैंने एक टर्म दिया था, यूरोप का सरपंच। कौन था उस समय? ऑस्ट्रिया। अब कौन चाहता है होना? ये सभी कंट्री चाहता है होना। इस समय इंग्लैंड सबसे पावरफुल कंट्री है। इंग्लैंड क्यों? क्योंकि इनका कॉलोनियल पावर बहुत बढ़ गए थे, सो ट्रेड एंड कॉमर्स इनका सबसे एडवांस लेवल पे।
दूसरा कि नेवल पावर इनका सुप्रीम है, क्योंकि ये यूरोप के वैसे लोकेशन में रहता है जहां चारों तरफ कोस्टल फैसिलिटी है, सो इनके पास पोर्ट बहुत ज्यादा है, और इनके पास जो इनलैंड अपॉर्चुनिटी थे वो भी ठीक ठाक थे, क्योंकि इनके पास भी मिनरल्स है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था, सो यहां के लोगों के पास इकोनॉमी ठीक ठीक है, मींस एडवांस लेवल पे है। सो जिसके पास पैसे होंगे वो अपने साइंटिफिक डेवलपमेंट को बढ़ाएगा, और फिर उनके एम्बिशन क्या होंगे, दूसरे कंट्री को ओवरलैप करना चाहेगा, और ये सबसे पहले जर्मनी को चाहते हैं कि अपना क्या बनाए, सबऑर्डिनेट बनाए। क्यों? क्योंकि जर्मनी के साथ इनका डायरेक्ट इंग्लिश चैनल के माध्यम से कंसर्न है। हालांकि फ्रांस को दोस्त बनाया हुआ है इंग्लैंड ने, बट ये जो देखो जर्मनी देख रहे हो आप, इनके साथ इनका नेवल वॉर कह सकते हैं। जो अटलांटिक ओशन में अपने आप को सुपीरियर दिखाने का प्रयास करते हैं, उसमें दोनों एक दूसरे के क्या हैं, राइवल हैं, जर्मनी वर्सेस इंग्लैंड। मैंने कहा इंग्लैंड के पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, क्योंकि उनके पास एक रिसोर्स के साथ साथ उनका पॉलिटिकल सिचुएशन भी एडवांस लेवल में, यानी ज्योग्राफिकल एडवांटेज उनके पास है। किनके पास? इंग्लैंड के पास। जर्मनी काउंटर पार्ट इसलिए है क्योंकि उसके पास भी नेचुरल रिसोर्स खूब है। तो इन्हीं के सुपरमेसी का एक वॉर है। दो ही पार्टी मैंने अभी तक आपको बताया कि एक तो इसमें जर्मनी और दूसरा इंग्लैंड, जो अपने एम्बिशन को दिखाने का प्रयास करता है। पिछले क्लास में हमने इनका जिक्र किया था विलियम कैसर का, याद है? कल ही तो विलियम कैसर की बात कर रहे थे। हाँ, राजा था। तो इन लोगों ने जो अपने पॉलिसीज वगैरह बनाए, विशेष रूप से 1900 में जो जर्मन नौसेना है, मींस नेवी ऑफ जर्मनी, ये अपने पांव पसारना चाह रहा है और चाहता है कि वो इंग्लैंड को सप्रेस करे या उसको काउंटर करे। तो यहां महत्वाकांक्षा आपस में एक दूसरे से क्या करेगा, टकराएगा। मींस क्लैश द एम्बिशन ऑफ द नेशन, क्लैश द एम्बिशन ऑफ द नेशन। दो देशों के महत्वाकांक्षा आपस में यहां टकराएगा, और यहीं से एक क्लाइमेक्स बनेगा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, जिसमें और भी कई सारे एंटिटी होंगे। एंटिटी का मतलब यहां पे पार्टिसिपेशन बढ़ते चले जाएंगे दूसरे दूसरे देशों का। जैसे इसमें, अच्छा, एक चीज जो पीछे पढ़े थे आपने, वो इसी का एग्जाम्पल है, आरबीटी एक्सिस, रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस। किनका साथ देगा? स्वाभाविक रूप से यही आरबीटी में बर्लिन इनका है, रोम इटली का और टोक्यो जापान का। खैर वो तो बहुत बाद में आएगा, उससे पहले छोटे छोटे एक्टिविटीज देखते हैं कैसे। अच्छा, इनका भी रोल है। फ्रांस 1870 में आपने देखा कि नेपोलियन के बाद फ्रांस की स्थिति ठीक नहीं थी। यहां भी दो वॉर हुए थे 1870 के बाद। कब कब? 1830 एंड 1848। और ये जो दोनों वॉर थे वो कहीं ना कहीं फ्रांस के लोगों के भी एम्बिशन को कहीं ना कहीं बूस्ट किया था। इस रेवोल्यूशन ने फ्रांस के भी लोगों के महत्वाकांक्षा को बढ़ाया था, वहां भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इंपैक्ट हुए। ओवरऑल ये भी एक अपने एम्बिशन को लेकर आगे बढ़ रहा है। हर कंट्री चाहता है कि एक तो उनका उपनिवेश बढ़े, मींस स्प्रेडिंग द कॉलोनी ऑफ द नेशन। हर देश अपने अपने उपनिवेश को बढ़ाना चाहते हैं, दूसरे नए देश को जीतना चाहते हैं। तो एक देश है, दो लोग जीतना चाहते हैं, तो पहले दोनों आपस में लड़ेंगे, जो विजय होंगे उनका वो कॉलोनी हो गया। ये भी एक क्या कहेंगे, कंसिक्वेंसेस चलता रहे साथ साथ। फिर ये जो बाल्कन एरिया है, मैप होता तो बेटर समझ पाते आप, ये वाला एरिया बाल्कन एरिया कहा जाता है। ये देखो, जो बाल्टिक सी के कोस्ट पे है ना पूरा, इसको बाल्टिक नेशन कहते हैं, वाल्कन नेशन कहते हैं, वाल्कन राज्य, जिसके ऊपर रशिया एंड जर्मनी दोनों के नजर है। दोनों अपने अपने सुपरमेसी को वहां क्या चाहता है करना, इंपोज करना चाहता है, थोपना चाहता है।
और ये दोनों क्या करेंगे आपस में, जर्मनी और रशिया एक ट्रीटी कर लेंगे फॉर दी बाल्कन एरिया। दोनों आपस में दोस्त बन जाएंगे और इस एरिया के जो भी छोटे छोटे डायनेस्टीज हैं उनके ऊपर अटैक करके उसको जीत लेंगे, और जो इनके एरिया के साथ कनेक्टेड है उसको रशिया को दे देंगे, और जो बाकी एरिया वो जर्मनी ले लेगा। और यही बाकी देशों को क्या करेगा, टीज करेगा, उसको ये खलेगा कि ये कैसे जीत लिया। तो बाकी कंट्री इन्वॉल्व होते चले जाएंगे उसी एरिया को रिकंसाइज करने के लिए, दोबारा जीतने के लिए इंटरफेयर करेंगे, और फिर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो मुख्य वजह क्या है, बाल्कन स्टेट, इंग्लिश में क्या कहेंगे, बाल्कन स्टेट। हाँ, तो जो आप लोग लिख रहे थे पॉलिटिकल सिनारियो, उसका एक दो पॉइंट अगर आप मन करें तो लिख लीजिए। मीन्स यूरोपियन नेशन वांट टू एस्टैब्लिश हिज सुपरमेसी। यूरोपीय देश अपने राजनीतिक प्रभुता को स्थापित करना चाहते हैं। यूरोपियन नेशन वांट टू अपनी राजनीतिक प्रभुता या क्या कहेंगे, सर्वोच्चता को स्थापित करना चाहते हैं। वांट टू एस्टैब्लिश हिज पॉलिटिकल सुपरमेसी, स्पेशली इन द बाल्कन स्टेट रीजन, स्पेशली इन द बाल्कन स्टेट रीजन, बाल्कन राज्य के क्षेत्रों में मुख्य रूप से, क्योंकि यही एक ऐसा एरिया है जहां अभी कोई मजबूत नेशन नहीं है, कंट्री नहीं है। बाल्कन क्षेत्र में हमने कहा इन द रीजन ऑफ बाल्कन स्टेट या बाल्कन स्टेट रीजन। अभी तो समझाया यहां। अब देखिए यहां ध्यान से देखो सब लोग, स्पेन पावरफुल है, फ्रांस पावरफुल है, इटली पावरफुल है, तो इस एरिया में नीचे तो कोई स्कोप है नहीं, खाली कौन सा एरिया था, ये बाल्कन स्टेट। और इतने छोटे छोटे स्टेट है कमजोर कि इसको जीतना, इसके ऊपर अटैक करना काफी आसान है। इसीलिए इस समय यही एरिया इस बैटल का एक इमीडिएट कॉज बनता है। इनिशिएट किसने किया, जर्मनी एंड रशिया ने। क्या किया, जर्मनी और रशिया ने समझौता करके इस एरिया को आपस में बांट लिया। ये देखो, इसके अलावा अमेरिका और जापान भी इस समय बाहर थे, जो पावरफुल हो गए थे। अब ये लोग भी आउटसाइडर प्लेयर कहते हैं ना, जो बाहरी देश है, वो भी चाहते हैं इस वर्ल्ड वॉर में कूदे, क्योंकि जापान बिल्कुल फार ईस्ट है, अमेरिका तो बिल्कुल दूसरे कॉन्टिनेंट में है, लेकिन ये दोनों भी अपने पॉलिटिकल सुपरमेसी को चाहते हैं अब कि स्थापित करें। कौन नहीं चाहता है कि पूरा दुनिया हमारे पीछे हो। और जापान का स्टोरी तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि एक छोटा सा कंट्री कैसे अपने इकोनॉमिक और साइंटिफिक डेवलपमेंट के बेसिस पे पूरे दुनिया पे राज करना चाहता है। और इंग्लैंड को तो उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया था, ऑलमोस्ट। शायद आपको यह भी बताया गया होगा कि 1942 के आसपास जापानी नेवी इंडियन ओशन में आ गए थे कि इंडिया को जीतना है और इंग्लैंड को यहां से भी भगा देना है। और इंडिया के ऊपर एक अजीब संकट आ गया था कि एक झोला से निकाल के दूसरे झोला में डाल दिया जाएगा इंडिया को। इंग्लैंड पीछे हटता और जापान के हम गुलाम हो जाते दोबारा। तभी गांधी जी ने एक नारा दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, ना 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 ना, भारत भारतीयों के लिए छोड़ो, इंडिया लिव फॉर इंडियंस नॉट फॉर जापानीज। ये गांधी जी का स्लोगन था क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन किसके लिए, भारतीयों के लिए, जापानियों के लिए नहीं। कहते हैं कि इंडियन ओशन में जापान के बहुत सारे नौसेना आके
सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि ऑर्डर मिले और सीधे यहां से ब्रिटिशर्स को मार के भगाए और इंडिया को अपने कब्जे में ले ले। शायद यह भी आपको बताया गया होगा कि यही वजह है कि जापान से सुभाष चंद्र बोस और जो रास बिहारी बोस और मोहन सिंह थे, इन सबको सपोर्ट मिला और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जो आईएनए को कंट्रोल मिला था वो जापान की वजह से ही मिला था। जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर चले गए तो वहां से जो इंडियन नेशनल आईएनए जिसको बोलते हैं इंडियन नेशनल आर्मी, उसको जापान ने सपोर्ट किया और यही वजह है कि इस अंडमान निकोबार पर उनका कंट्रोल हुआ और पैरेलल रूल किया इन लोगों ने कुछ समय तक अंडमान निकोबार में। शहीद आइलैंड नाम दिया था उसका। तो जापान इंडिया को अपने कब्जे में लेना चाहता है। तो हमने क्या कहा, दो आउटसाइडर प्लेयर आ रहे हैं जो अब तक उस यूरोपीय एक्टिविटी में शामिल नहीं थे, अमेरिका एवं जापान। जैसे ही जापान आरबीटी में शामिल होता है तो रशिया को लगता है कि ये तो हमारे साथ धोखा है। क्यों? क्योंकि जापान ने रशिया को डिफीट किया था और ये अभी तक रशिया वाले भूले नहीं थे और उनको लगता है कि यही मौका है कि जापान को भी सबक सिखाया जाए। ठीक है? हाँ, ये हो गया। ठीक है, तो यूरोप की स्थिति आपने देख लिया, यही पृष्ठभूमि है, इसी पृष्ठभूमि में अब वॉर होने वाला है। चलिए अब कॉज देखते हैं इसके। ये हेडिंग बनाइए, कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के कारण, प्रथम विश्व युद्ध के कारण। कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या कारण है, जल्दी बताइए। बोलिए। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। इंग्लिश में क्या लिखेंगे बताइए। सोशलिस्ट कहां से आएगा? नहीं, इंपेरियलिस्टिक और इंपेरियलिज्म, राइवरली या कंपटीशन। ठीक है, राइवरली, दो उपनिवेश आपस में प्रतिस्पर्धा में है। यह सब मैं बता चुका हूं। मीन सब चाहते हैं कि अपने कॉलोनी को बढ़ाएं, है ना। देखो, साम्राज्यवादी विस्तार के लिए क्या करना, लिखो, इंपेरियलिज्म या इंपेरियलिस्टिक राइवरली। राइवल्स हैं एक दूसरे का। हर कंट्री चाहता है कि दूसरे कंट्री के से ज्यादा अपना साम्राज्य विस्तार कर ले। कुल मिलाकर क्षेत्र विस्तार, अपने देश के सीमा का विस्तार, किस रूप में? कॉलोनी के रूप में, एक्सपेंशन के रूप में। अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको। जर्मनी और इटली के एकीकरण होने के बाद ये दोनों देश सबसे ज्यादा एग्रेसिव मोड में है। और जब इटली में और जर्मनी में जब इन दोनों का यूनिफिकेशन हो गया था, यूनिफिकेशन याद है आपको? मैजी कह रहा हूं, मैजिनी, काउंट काबूर, मुसोलिनी तो अब आएंगे, इसके बाद आएंगे। उस समय काउंट काबूर और मैजिनी की बात हो रही थी। इन लोगों ने क्या किया था, इटली को जो उनके पार्ट्स थे पहले किसी समय, उन सबको इकट्ठा करके एक नया इटली बनाया।
जर्मनी में भी ऐसा ही हुआ। बिस्मार्क ने क्या किया था, जर्मनी का यूनिफिकेशन कर दिया था। तो ये दोनों देश अब तक उस साम्राज्यवाद के दौर में सबसे पीछे थे। इट मींस ये दोनों नेशन अब तक अपने कॉलोनी ज्यादा सेटअप नहीं कर पाए थे। कहां, चाहे यूरोप हो, अफ्रीका हो, एशिया हो। सो ये दोनों कंट्री क्या चाहता है इस समय, सबसे ज्यादा एग्रेसिव मोड में आगे निकलें और दूसरे कंट्री को क्या करें, जीत कर अपना कॉलोनी बनाए। एक कॉन्सेप्ट तो पिछले ही क्लास में आपने देखा था, जो हमने बताया कि कैसे मुसोलिनी वर्ल्ड वॉर के दौरान कैसे अपने एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए इंग्लिश के साथ एक सीक्रेट मीटिंग किया था, और वो पहले वाले ग्रुप से बाहर निकलकर इंग्लैंड के साथ जाकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया, क्योंकि उनका एकमात्र एम्बिशन है कि अपने इंपेरियलिज्म पॉलिसी को स्प्रेड करें, अपने साम्राज्यवादी नीति का विस्तार करें, अर्थात नए नए कॉलोनी जीते। पिछले क्लास में हमने बताया कि कौन कौन सा कॉलोनी वो जीतना चाहते थे, और इंग्लैंड ने भी कौन कौन सा कॉलोनी देने की गारंटी दी थी कि मैं वर्ल्ड वॉर के बाद आपको XYZ कंट्री दे दूंगा, लेकिन दिया नहीं। तो एम्बिशन की बात हो रही है यहां। कैसा एम्बिशन है, तो आप चाहते हैं कि आपका जो इंपेरियलिज्म पॉलिसी है वो एक्सपेंड हो। फिर से वही बात आ गई ना कि बाल्कन क्षेत्र में ज्यादा स्कोप है, तो वहां पे ज्यादा इन्वॉल्व है लोग। दूसरा लिखिए, कूटनीतिक संधियां, डिप्लोमैटिक ट्रीटीज, डिप्लोमैटिक ट्रीटीज, कूटनीतिक नीतियां। आपस में सारे कंट्री एक दूसरे के साथ गुप्त संधि कर रहे हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसके बीच में है, बिटवीन जर्मनी एंड रशिया, जो अभी बताया था, फॉर द बाल्कन स्टेट रीजन। लिख लीजिए एक एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल काम आएगा। अ सीक्रेट मीटिंग और ट्रीटी बिटवीन जर्मनी एंड रशिया फॉर द इशू ऑफ बाल्कन रीजन। बाल्कन क्षेत्र की समस्याओं या बाल्कन क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने हेतु किसके बीच में, जर्मनी एवं रशिया के बीच में समझौता, गुप्त समझौता। अ सीक्रेट मीटिंग बिटवीन, ट्रीटी बिटवीन जर्मनी एंड रशिया। किस चीज के लिए, हाँ, बाल्कन स्टेट्स के लिए। और भी पहले के बहुत सारे कॉजेज हैं। एक लिखिए सैन्यवाद, तीसरा कॉज है सैन्यवाद। इसको बोलेंगे मिलिट्री क्या बोल सकते हैं सैन्यवाद को, इज्म लगा दो, मिलिट्रीइज्म, मिलिट्रीइज्म। इट मीन्स every nation want to strong military for the war। सभी देश अपने सेना को मजबूत बनाना चाहते हैं। क्यों, अटैक करना है। लिख लो मिलिट्रीइज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ मिलिट्रीइज्म। सैन्यवाद का सिद्धांत बहुत ज्यादा विकसित हुआ। तो क्या करेंगे इसके लिए, इनोवेशन, वेपन्स बढ़ाएंगे, हथियार बनाएंगे। नहीं तो सेना को आप कैसे बढ़ाएंगे, तो लिख लीजिए एक दो छोटे छोटे पॉइंट इसके अंदर। दे वॉन्ट्स मीन्स कौन चाहता है, नेशंस वांट टू विल्ड अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, विल्ड द स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। ये सभी देश चाहते हैं कि इनकी सेना मजबूत बने। मजबूत क्यों बनाना है, क्योंकि सबको लग रहा है कि युद्ध होना है, तो सारे कंट्री क्या चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्मी हो इनका। स्ट्रॉन्ग आर्मी का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा नंबर्स हो, इन द सेंस ऑफ नंबर्स एज वेल एज इन सेंस ऑफ वेपन्स। वेपन्स मतलब हथियार, सेना की संख्या एवं हथियार को बढ़ावा देना। लिख लेना है दोनों पॉइंट। इंक्रीज द नंबर्स ऑफ मिलिट्री एंड वेपन्स, हथियारों की संख्या एवं सेना की संख्या को बढ़ाना।
इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि युद्ध होना है तो क्या चाहिए आपको। आज भी पूरा दुनिया किस में लगा हुआ है? अमेरिका के बजट का आज भी एक 16 to 17% रेशियो मिलिट्री पे जाता है। चाइना भी बहुत खर्च कर रहा है, हम लोग तो फिर भी कम कर रहे हैं, 7-8% के आसपास हमारा एक्सपेंडिचर है मिलिट्री पे, लेकिन वो लोग तो कितना ज्यादा कर रहे हैं खर्च। पूरे दुनिया हथियारों के पीछे आज भी भाग रहे हैं। स्पेस वॉर के कंडीशन में हम पहुंच चुके हैं, सब अब हाइड्रोजन बम बना रहे, हाइड्रोजन बम बनाने के स्टेज पे आ गए हैं। आप चाहते हैं कि जब किसी कंट्री से युद्ध हो तो बस उसको वैनिश कर दें, हराए नहीं। आप चाहते हैं कि उसको ग्लोब से ही हटा दें। इस कंडीशन में आप पहुंच चुके हैं। पूरा दुनिया इस समय शस्त्रीकरण के दौर में, एटम बम बना बना के सब रखा हुआ है। पाकिस्तान भी आपको धमकी देता है कि अगर कुछ किया तो डाल दूंगा दिल्ली पे। यही कमोबेश कंडीशन इस कॉन्सेप्ट के अंदर आएगा कि सैन्यवाद क्या है, क्या चाहते हैं वो। दे वांट इंक्रीज द नंबर ऑफ मिलिट्री एज वेल एज वेपन्स। और कैसा वेपन्स? जो डिस्ट्रॉय कर दे सब कुछ। टैंक बनाएंगे, मिसाइल बनाएंगे, बॉम्बार्डिंग करने के लिए बहुत सारे हेलीकॉप्टर और फाइटर प्लेन बनाएंगे। फाइटर प्लेन जैसे आज हमारे यहां भी बहुत सारे हमारे पास है, ब्रह्मोस भी है, ठीक है, सुरखोई, अग्नि टॉप क्लास, अग्नि 5 चाइना तक जा सकता है 5000 किलोमीटर। भारत का अग्नि 5 कहां तक जा सकता है? चाइना तक। बीजिंग हमारे टारगेट पे है, उनके पास भी है, हमसे ज्यादा पावरफुल है, बट हमारे पास भी है। तो इसी वजह से ना वो अटैक करेंगे ना हम करेंगे। लेकिन वर्ल्ड वॉर के समय सबके पास नहीं है। जिसने बनाया वो अपने आप को बॉस बनाना चाहा तो वर्ल्ड वॉर हो गया। देखिए इस समय शक्ति संतुलन ठीक नहीं है। शक्ति संतुलन समझते हैं? बैलेंस ऑफ पावर इस समय स्कैटर्ड है। किसी खास कंट्री के पास है। किसके पास है? इंग्लैंड के पास, जर्मनी के पास है, फ्रांस के पास। बाकी कंट्री बहुत पीछे, रशिया भी है। तो अलग अलग देशों के पास इस समय बहुत डिफरेंट कंडीशंस हैं। किसी के पास बहुत ज्यादा सेना है, किसी के पास कम है। अभी कुछ देर पहले बताया था कि इंग्लैंड के पास नेवी सबसे स्ट्रांग है, समुद्र में कोई उसको हरा ही नहीं सकता। लेकिन वर्ल्ड वॉर ने कंडीशन चेंज कर दिया। वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ? जर्मनी इंग्लैंड के जितने भी नेवी बेस कैंप है, नौसैनिक अड्डा, उन अड्डों पर डायरेक्ट अपने विमान से बम गिरा गिरा कर तहस नहस कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी बहुत एग्रेसिव मोड में है क्योंकि हिटलर के पास बागडोर है। अभी हिटलर पढ़ रहे थे आप, चलो उसको भी भूल जाओ। सिर्फ इतना याद रखो कि जर्मनी अपने फाइटर प्लेन का इस्तेमाल करके इंग्लैंड के जितने भी वॉरशिप थे, जल युद्धक, क्या बोलते हैं उसको, जलपोत, युद्धक जलपोत, वॉरशिप, यानी जो नेवी, जो जल सेना के पास होता है, उस ठिकानों पर बम्बार्डिंग किसने किया सबसे ज्यादा? जर्मनी ने। और इंग्लैंड बहुत लंबे समय तक वेट एंड वॉच के कंडीशन में है कि एक बार जर्मनी का असला खत्म हो जाए तब क्या करेंगे? अटैक। और बड़े लंबे समय तक पेशेंसफुली इंग्लैंड देखता रहा। कितना स्मार्ट है इंग्लैंड देखिए। आप होते तो कहते एक गिराया लो 2, फिर आप क्या होते? आप भी कमजोर हो जाते हैं। उसने कहा जाने दो,
कुछ शिप ही तो हमारे बर्बाद हो रहे हैं। और जर्मनी को लग रहा था कि हम जीत रहे हैं युद्ध, इंग्लैंड रिप्लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब डर गया मुझसे। और एक समय ऐसा आया, सैचुरेशन की कंडीशन जैसे ही आया जर्मनी में, उसने फाइट बैक किया। और इसीलिए उछलना नहीं चाहिए जब किसी से युद्ध हो, तो आराम से देखिए, सामने वाले के पावर को एब्जॉर्ब कीजिए और फिर मौका मिले अच्छा समय देखकर रिप्लाई करना चाहिए। ये वर्ल्ड वॉर 1 सिखाता है आपको, है ना? नहीं? ये सब कहानी है, याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो बता ही चुका हूं। उग्र राष्ट्रवाद अथवा विकृत राष्ट्रवाद लिख लीजिए। एक्सट्रीम नेशनलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद। दूसरा टर्म इसमें है विकृत राष्ट्रवाद। इसका मतलब है क्या? डाइवर्टेड नेशनलिज्म। यहां नेशनलिज्म का स्वरूप ही बदल दिया लोगों ने, राष्ट्रवाद का मतलब ही गलत बताया जनता को। कैसे? ये लोग चाहते हैं कि वही राष्ट्र महान है जो पूरे दुनिया पे रूल करे, जबकि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म क्या है? एक भौगोलिक सीमा के लोगों के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को आगे बढ़ाना, उनके हित की रक्षा करना, सबके जो कॉमन नीड्स है, रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करना। जबकि इस समय उग्र राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का मतलब दूसरे देश पे अटैक करना, उसको जीतना, अपना कॉलोनियल एक्सपेंशन करना। तो राष्ट्रवाद का विचार कैसा है? बहुत ज्यादा भड़का हुआ है। भड़का हुआ समझते हैं ना? यही वजह है कि देखिए बाल्कन स्टेट की समस्या क्या हो गया? बहुत क्रिटिकल हो गया। हर कंट्री वहां पे जाना चाहता है। मैं बार बार बता रहा हूं, इस समय वर्ल्ड वॉर 1 का सबसे जो सेंसिटिव इशू है वो है बाल्कन स्टेट रीजन, जो बाल्टिक ओशन के ईस्ट कोस्ट पर है। बाल्टिक ओशन के ईस्ट कोस्ट पर है, बाल्टिक सी के पूर्वी क्षेत्र पर है। वहां के एरिया पर अटैक करना। अगला कॉज देखिए क्या? अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव, अब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस समय कोई स्ट्रॉन्ग पंच नहीं है, कुल मिला के ये बात है। हर कंट्री उसी लेवल पे है कि भाई युद्ध करना है। लिख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव। कैसे समझेंगे इसको? अगर मान लीजिए यूनाइटेड नेशन जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन होता, लीग ऑफ नेशन जैसा कुछ होता, या फिर कोई नाटो, पीटो सीटो जैसा कुछ होता, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो वो क्या करता? कंट्रीज को कंट्रोल करता, उसको समझाता, एक गार्जियन की भूमिका अदा करता। बट यहां पर कोई संस्था है ही नहीं इंटरनेशनल, तो हर कंट्री अपने आप को सुप्रीम बनाना चाहता है, और सुप्रीम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एग्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट करना पड़ेगा। कोई संस्था नहीं होने की वजह से कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा है इस समय, बस जिसको जो मन हो रहा है वो कर रहा है। इसीलिए देखो कि वर्तमान समय में जब भी कोई बैटल वगैरह होगा, कोई वॉर होगा दो देशों के बीच में, तो कोई समझाने वाली संस्था उसमें टांग अड़ा देता है। जैसे अभी आपने देखा होगा नाटो की सक्रिय भूमिका रही है किस बैटल में? रशिया यूक्रेन में। यूक्रेन की तरफ से नाटो सपोर्ट किया है ना? क्योंकि अमेरिका का ही कंट्रोल है उसके ऊपर, नाटो के ऊपर। तो नाटो क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसने क्या किया? उसने दबाव बनाया हुआ है रशिया के ऊपर कि आपको यूक्रेन के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। रशिया सुनता नहीं है। वैसे भी आपको बता दूं, जब दो देश आपस में अपने महत्वाकांक्षा को लेकर एक दूसरे के साथ युद्ध करता है तो कोई पंच कुछ नहीं कर सकता, समझा सकता है बस। अगर ऐसा ही होता
तो लीग ऑफ नेशन तो बन चुका है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ फिर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसलिए होगा क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संस्था वो है जिसके पास कोई बहुत ज्यादा पावर नहीं है, बस नाम मात्र का है, उसकी बात कोई नहीं सुनता। तो ठीक है, मैं मान सकता हूं कि अंतरराष्ट्रीय संस्था होता तो शायद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट रुक जाता। ये एक कॉज के रूप में आप इसको शामिल कर सकते हैं। जब आपको लिखना होगा तो लिख देंगे एक लाइन। इस समय तो वैसे भी नहीं है, जब रूस जापान युद्ध हो रहा था तो 1945 याद कीजिए पिछले क्लास को। बाल्कन क्षेत्र की जटिलता इन द सेंस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन, भौतिक या भौगोलिक जो अवस्थिति है वो क्या है? क्रिटिकल है। इंग्लिश में लिख लीजिए, क्रिटिकल कंडीशन ऑफ बाल्कन रीजन, क्रिटिकल कंडीशन ऑफ बाल्कन रीजन। जटिल को आप इस सेंस में देखिए, क्रिटिकल को इस सेंस में देखिए कि यहां इतने छोटे छोटे नेशंस हैं और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग रह रहे हैं। आपको फिर से जाना होगा रशियन वॉर के समय, जब मैंने बताया था कि टर्की के आसपास से बहुत सारे मुस्लिम जब शिफ्ट कर रहे थे, किस समय? ऑटोमन डायनेस्टी के समय। तो वो ज्यादातर जाके किस एरिया में शिफ्ट हुए थे? वेस्ट साउथ पार्ट ऑफ द रसिया, यहीं पे तो, इसी एरिया में। देखो ये पूरा एरिया है इस्लाम का उस समय, ध्यान से देखो, यहां मेजर एरिया यही है, टर्की के पास लीडरशिप है। यहां से जो मुस्लिम्स यहां से माइग्रेट किया वो ज्यादातर इसी एरिया में आके बस गए। तो इस एरिया का जो सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन है वो काफी क्रिटिकल स्टेज में है। इस एरिया का धर्म बहुत डिफरेंट है। मीन्स क्या कहोगे आप? डाइवर्सिटीज, कल्चरल डाइवर्सिटीज, सोशल डाइवर्सिटीज एंड पॉलिटिकल डिसबैलेंस। यहां पर हर देश का विचारधारा कुछ और है। कुछ देश सोशलिज्म के साथ बढ़ रहा है जो रसिया के आसपास उसके इफेक्ट में है, उसके प्रभाव में है। जो लोअर यूरोपियन कंट्रीज है यहां, बाल्टिक स्ट्री का, बाल्टिक ओशन के आसपास का, तो ये सारे कंट्री क्या है? ये जर्मनी और फ्रांस के प्रभाव में है, ऑस्ट्रिया के प्रभाव में है। तो ये बाल्टिक रीजन में ये क्रिटिकल सिचुएशन है। इसी वजह से यहां कोई एक स्ट्रॉन्ग नेशन नहीं बन पाया। यही वजह है कि इस एरिया का अब तक कोई श्योर सॉल्यूशन नहीं निकल पाए। तो अभी भी यहां पर क्या बना हुआ है? रिजिडिटी बना हुआ है, यहां पर क्राइसिस बना हुआ है और पॉलिटिकल वैक्यूम है। क्या बोला हमने? पॉलिटिकल वैक्यूम कहेंगे इसको। एक राजनीतिक शून्यता है यहां पर, और राजनीतिक शून्यता जहां भी होगा तो फिजिक्स का लॉ कहता है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चीजें बढ़ेगा। तो जहां पॉलिटिकल वैक्यूम है, आसपास के पावरफुल नेशन वहां जाके उस वैक्यूम को ऑक्युपाई करने का प्रयास करेगा, और यही वर्ल्ड वॉर का मेजर कॉज बनेगा, इमीडिएट कॉज बनेगा। ये तो मैं अभी कुछ देर पहले भी बताया था। एक दो और छोटे मोटे होंगे, देख लो। जर्मन सम्राट विलियम कैसर का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी ऑफ जर्मन किंग विलियम कैसर। कैंसर नहीं, कैसर। हे भगवान, कैंसर नहीं है, कैसर। क्या है? कैसर। जाके चेंज करवा लेना वहां, बोल देना सर कैंसर नहीं है, कैसर है। विलियम कैसर। सर वो रशिया रिवॉल्यूशन वाली पीडीएफ दे दीजिएगा, छुट्टियां हैं तो हम पढ़ लेंगे, ये भूल जाएंगे। छुट्टियां आ रही है, सैटरडे संडे है, संडे 4 तारीख वो काउंटर रिवॉल्यूशन और रशिया रिवॉल्यूशन दोनों मिला है। क्या कह रहे हैं सर?
सर ने ये नहीं कहा कि हमारे स्टाफ ने सब डिलीट कर दिया। सर आप ये वाली भी दे दीजिए। आज की हमारी ठीक है, ले लेना। आप भी धन्यवाद लिख लिए। क्यों? अच्छा लगा इसलिए? अच्छा, लिखा आपने विलियम कैसर कैसा है? विलियम कैसर अच्छा नहीं है। अच्छा होता तो फिर युद्ध क्यों होता? विलियम कैसर का व्यक्तित्व कैसा है? क्या लिखा है? इसका मतलब है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा, अरे नहीं सुन तो लो, अब जब बोल रहा हूं तो चुप हो जाओ। एम्बिशियस पर्सन है, मोस्ट एम्बिशियस। ये चाहता है कि मैं जो सोच रहा हूं वही हो। रिजिड थिंकिंग प्रोसेस है, बच्चों की तरह जिद करना कि मैं कह रहा हूं ये होना चाहिए तो यही होना चाहिए। इसमें यह तो किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। क्रोध तो इंसान को कभी करना ही नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। आता तो सब में है, वो तो एक क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्या कहेंगे, इमोशंस है, ह्यूमन बिहेवियर है। इमोशन नहीं है, हाँ, साइकोलॉजी में उसको इमोशंस ही कहते हैं। अनस्टेबल इमोशन, बहुत ज्यादा खुश हो जाना, बहुत ज्यादा निराश हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाना, ये स्पाइक्स हैं आपके इमोशन का, जो ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपको क्या करना है? बुद्ध हो जाना है, मतलब उस इमोशन को ऐसे कर देना है फ्लैट। खुशी में खुश नहीं होना, दुखी में दुख नहीं होना, गुस्से में गुस्सा नहीं करना, तो फिर बुद्ध बन गए आप। और क्या? खुशी में खुशी नहीं होने का मतलब क्या है? कि दिखावा नहीं करना, उछलना नहीं, ठीक है, अच्छा है। दुख है, कोई नहीं, कोई बात नहीं, सबके लाइफ में आता है। बैलेंस रहना, ऐसा पर्सनालिटी कैंसर का नहीं है। तो कैंसर तो होना ही था इसको। अगर किसी देश के राजा में ये सारे क्वालिटी है तो उस राष्ट्र का विनाश होना तय है। इसलिए राजा को बहुत मजबूत व्यक्तित्व वाला होना चाहिए, दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, काइंड होना चाहिए। जैसे हमारे मनमोहन सिंह जी थे, कुछ भी हो जाए, न खुशी में खुश होते थे, न दुखी में दुख होते थे। मैं मनमोहन सिंह का ही एग्जाम्पल आपको देना चाहता था, लेकिन नहीं दिया, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे ना ना अच्छे प्रधानमंत्री नहीं थे, तो मैंने बुद्ध का एग्जाम्पल दे दिया। मनमोहन सिंह जी पब्लिक डोमेन में बहुत एक्टिव नहीं रहे, लेकिन इंटरनली एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखा। इकोनॉमी में कितना उन्होंने काम किया है। कहते हैं जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो हमारा जो फॉरेक्स है, फॉरेक्स इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे आप, वो बहुत लिमिटेड रह गया था। हम कंगाल होने वाले थे पाकिस्तान की तरह, ये कंडीशन था। ये किसी ने नहीं बताया आपको। और मनमोहन सिंह ने अपने जो गोल्ड वगैरह थे उसको गिरवी रख के पैसे लेकर और उन चीज़ों को ठीक किया, अपने प्रोडक्शन को ठीक किया और इकोनॉमी को बूस्ट करते करते यहाँ तक लेके आए हैं। तो मनमोहन सिंह जी का आर्थिक योगदान शायद इस देश में सभी प्रधानमंत्री में सबसे ज्यादा रहेगा, कोई ओवरलैप नहीं कर सकता। एलपीजी का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाते। पीछे तो थे ही और पीछे रह जाते। 1991 में हमने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेके आया। तो ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए प्रधानमंत्री या राजा में। देश के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनमें कैसा क्वालिटी होना चाहिए? एक अच्छा,
ये तो भाई साहब श्री श्री 104 है, 420 है। इमीडिएट कॉज, तात्कालिक कारण, अंतिम होता है यही, आप सबको पता है। लिखिए इमीडिएट कॉज, इमीडिएट कॉज, तात्कालिक कारण। और वो क्या है बताइए? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का मसला, वो तो पीछे है। अब सुन लीजिए, फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया का एक राजकुमार है जो किसी टूर पे जाता है। कहां? हाँ, वहीं पर इनकी हत्या कर दी जाती है और यही विश्व युद्ध के चिंगारी के रूप में स्पार्क कर जाता है। इसी को ध्यान से समझना है। यूरोप के बारे में देखो कितना अच्छा एक शब्द लिखा है कि बारूद के ढेर पर बैठा है, सिटिंग ओवर गन पाउडर, स्टोरेज ऑफ गन पाउडर, सिटिंग ओवर स्टोरेज ऑफ गन पाउडर। यूरोप उस स्थिति में है कि एक छोटा सा स्पार्क लगते ही पूरा बारूद क्या होगा? फट जाएगा। और वही छोटा सा बारूद बना फर्डिनेंड की हत्या। अब इसी बात को आप समझ लीजिए। टाइम कितना जल्दी खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। कितने बजे क्लास से स्टार्ट हुआ था आज? अच्छा, आज 2 बजे तक पढ़ लेंगे। प्रथम विश्व युद्ध तो कंप्लीट कर ही लेंगे। पौने 2:02 हो गए। ये किसने बोला? 2:02 हो गए। तो लिख लीजिए, इसको पॉइंट को लिख लीजिए जो ऊपर लिखा हुआ है। लिखिए, इन जून 28, 1914। इंग्लिश वाले फटाफट सुन के लिखो। इन जून 28, 1914, कॉमा, ऑस्ट्रिया प्रिंस फर्डिनेंड, ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रियन, फर्डिनेंड क्या है पूरा नाम? फर्डिनेंड ही लिखो, इतना ही याद रह जाए वही बहुत है। फर्डिनेंड किल्ड इन सेराजेबो या सेराजेबा, सेराजेबो ही लिख लो, सेराजेबो, सेराजेबो, कैपिटल ऑफ बोस्निया, कैपिटल ऑफ बोस्निया। अब इसको मारा किसने? ये $1,00,000 का क्वेश्चन है। किसने मारा? कहते हैं कि इसको मारा है किसी गैंगस्टर ने, किसी सुपारी किलर ने, लेकिन मरवाया किसने? तो ये बात उस समय वर्ल्ड वॉर के समय क्लियर नहीं हुआ कि किसने मरवाया। लेकिन इस बात का ठिकरा किसके ऊपर फोड़ा जाएगा?
जहां मारा गया वहां बोस्निया के ऊपर, सर्बिया के ऊपर, क्यों बोस्निया के ऊपर? सर्बिया अलग कंट्री है, दोनों अलायंस है। तो जहां मारा गया उस कंट्री को कहा गया कि आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब सुनिएगा ध्यान से सुनिए। अब कहा गया कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार को, सुनिए ध्यान से, ऑस्ट्रिया के राजकुमार को मरवाया किसने? मरवाया सर्बिया ने। मरा कहां? बोस्निया में। मरवाया किसने? यानी जो मारने वाले सुपारी किलर थे वो कहां के थे? सर्बिया के। तो ऑस्ट्रिया वर्सेस सर्बिया वॉर स्टार्ट हो गया। लेकिन यहां पर बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट है, यानी दो देश के बीच में। अब क्या होगा? ऑस्ट्रिया के जो दोस्त हैं ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कर देगा, और जो सर्बिया के दोस्त हैं वो सर्बिया को सपोर्ट कर देगा, और यहीं से ग्रुपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या? हां, क्योंकि जो मारने वाले लोग थे वो सर्बिया के ही थे। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि आप इस इंतजार में होते हैं कि किसी को मरवाना है, तो यहां ना मरवा के दूसरी जगह पे कहीं गया तो वहां मरवा दिया। तो एक कहते हैं ना कि ऑस्ट्रिया का मसला तो वैसे भी सेंसिटिव पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। ऑस्ट्रिया के राजकुमार के मसले पे सप्तवर्षीय युद्ध हो गया फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, कितने सालों तक बैटल चले थे। बाद में भले इस समय दोनों दोस्त हैं, इस समय फ्रांस और इंग्लैंड दोस्त है, बट किसी जमाने में उनके बीच में कितने लंबे लंबे समय तक युद्ध हुआ। इंडिया में वॉर हुए, कार्नेटिक वॉर। तो ऑस्ट्रिया के युवराज का ही मसला इस समय भी क्या है? सेंसिटिव है। इनकी हत्या कब हुई थी? 18 जून 1914 को। कॉमा देके लिख लेना डेट, 18 जून 1914। तो यही इमीडिएट कॉज हो गया। ऑस्ट्रिया ने सो कॉज क्वेश्चन पूछा, किससे? सर्बिया से। बोला कि बताओ तुम इस घटना की जिम्मेदारी लेते हो कि नहीं? तो कहा, आंसर ही नहीं दिया, साइलेंट रह गया। तो मुंह बंद रखने का मतलब क्या होता है कि हाँ तुमने किया है, नहीं तो रिप्लाई करता, बोलता ना कि मैंने नहीं किया। तो ऑस्ट्रिया ने प्लान किया कि क्यों ना सर्बिया को धो दिया जाए, और इसलिए बैटल स्टार्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब लिखेंगे ऑस्ट्रिया वर्सेस सर्बिया। अब यही वर्ल्ड वॉर के क्लाइमेक्स बन रहा है कि कौन कौन किसके खेमे में आ रहा है। कौन किसके खेमे में आ रहा है जरा बताइए आप लोग। इस बैटल में जो तीसरा पार्टी है वो कौन अनाउंस कर रहा है कि मैं किसी की ओर से युद्ध करने वाला हूं? तो तीसरा पार्टी है इसमें रसिया। रसिया किसका सपोर्ट करेगा? क्यों? क्यों करेगा भाई? किससे किसका दुश्मनी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रिया और रसिया दोनों दुश्मन हैं। रसिया ने कहा कि मैं सर्बिया का सपोर्ट करूंगा,
आपके साथ धोखा नहीं हुआ, आप खुद धोखा कर लिए। रूस कहेगा ऑस्ट्रिया पावरफुल है, तो किसका सपोर्ट करना चाहिए? कमजोर का। तो रशिया आ गया किसके फेवर में? सर्बिया के फेवर। तो सर्बिया को सपोर्ट कौन कर रहा है? रशिया। तो जर्मनी मौके के इंतजार में था। कहां है जर्मनी? यूरोप नहीं, मैप में कहां है? ये देखो, जर्मनी ने कहा चलो मैं ऑस्ट्रिया का सहायता दे देता हूं। जर्मनी किसके खेमे में आ गया? क्योंकि जर्मनी और रूस में पहले से बैटल चल रहा है, देखो। और ऑस्ट्रिया को बिना किसी शर्त का जर्मनी कहा कि मैं सपोर्ट करूंगा, क्योंकि इसको इससे दोस्ती कम है, इससे दुश्मनी ज्यादा है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि वॉर ऐसे ही होते हैं, गली मोहल्ले में भी झगड़े ऐसे ही होते हैं। अच्छा, तुमने उस दिन मेरे को वहां पे चीट किया था, आ जाओ आज। झगड़ा हो रहा है किसी और के बीच में, उसने उसका सपोर्ट किया, उसने उसका सपोर्ट किया, दो बाहरी एनेमी उसमें आके एक दूसरे का सपोर्टर बन गया। तो यहां क्या हुआ देखो, सर्बिया को हेल्प किया रूस ने, जर्मनी ने हेल्प कर दिया ऑस्ट्रिया को। अब ये वर्ल्ड वॉर बनने वाला है कि नहीं? इसमें और भी कंट्री आ जाएंगे, इंग्लैंड आ जाएगा। अब आगे लिखिए। हाँ, बंदर बाट कहां हो रहा है? अब देखिए, युद्ध चल रहा है। जर्मनी ने क्या किया? अमेरिका के कुछ जहाज को डुबो दिया। तो अमेरिका किसके खेमे में चला गया? जर्मनी के नेवी ने अमेरिका के कुछ जहाज को समुद्र में डुबा दिया। तो अमेरिका बोला कि मैं भी युद्ध में आ रहा हूं। अब अमेरिका आना था, तो इनके साथ कौन आना था? इंग्लैंड आना था, तो कौन आना था? फ्रांस। लो, बन गया खेमा। ध्यान से सुनिएगा। पहले इटली इसके साथ था। इंग्लैंड ने इटली को गया और बहला फुसला के यहां ले आया, यानी इटली भी यहां आ गया। उसका ग्रुप तोड़ दिया, कमजोर कर दिया उसका ग्रुप। समझ में आ रहा है कृष्णा? अब इटली तो बच्चा था ही, ठग गया। उसको बोला चलो चॉकलेट दूंगा। इंग्लैंड ने एक चॉकलेट के लालच में इटली यहां आ गया। यहां होता तो चलो कम से कम अपने हार को ही एंजॉय कर लेता। यहां तो जीत के भी दुख झेलना पड़ा इटली को। बताया था ना पिछले क्लास में, इटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीतने के बावजूद हार से ज्यादा दुखी हुआ। कई बार आप जीत कर भी हार जाते हैं। हार कर हारना कॉमन सी बात है, जीत कर हार जाना कोई इटली से सीखे। नोट कर लिया आपने? यही वजह है कि युद्ध की शुरुआत हो गई। किसका फिर से बोलूं? अभी जापान नहीं आ रहा है। ऑस्ट्रिया के साथ देने के लिए दो और कंट्री आया, इसमें दो और बाद में ऐड हो गया, तुर्की।
टर्की, टर्की तो हमेशा इसका दुश्मन है। देखो तो, टर्की तो इसका दुश्मन है ही। क्यों? क्योंकि टर्की इंग्लैंड का ही तो कॉलोनी है और इसके खलीफा को इंग्लैंड के राजा चाहता है कि उसके सारे प्रिविलेज खत्म कर दे। खलीफा के पद को खत्म कर भी दिया। युद्ध के बाद इंग्लैंड ने सबसे ज्यादा अगर किसी को धोया तो टर्की को धोया। ये तो धुलाई, ये तो मेन पार्टी बन गया। ये मेन पार्टी है, ध्यान रखिएगा। यहां ये मेन पार्टी और यहां ये मेन पार्टी बन गया। देखो युद्ध हुआ किसके किसके बीच में था? मेन पार्टी कौन बन गया? जर्मनी एंड इंग्लैंड। इंग्लैंड ने इन दोनों को ठीक से हिसाब किया युद्ध के बाद। अच्छा, इसके साथ इंडिया भी है। आपका भी तो पोजीशन देखना है आपको। तो आप वर्ल्ड वॉर 1 जीत गए थे, आपको पता है? आपको पता ही नहीं है कि आप विश्व युद्ध प्रथम जीते हुए हैं। हम लोग वर्ल्ड वॉर जीते हुए लोग हैं भाई। दूसरे में भी जीते हैं, दूसरे में भी कहां आ रहे हैं? दूसरे में भाग ही नहीं लिए, नहीं लिए। अंग्रेज चाह रहे थे कि हम लोग भाग ले। महात्मा गांधी ने कहा ना, इस बार नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। पहले वाले में ठग चुके हो तुम। इंडिया को भी कुछ नहीं मिला था, पता ही है आपको। इंडिया को क्या मिला था? इंडिया को मिला था केवल और केवल इंडिया गेट। हमारे शहीदों के नाम इंडिया गेट पर लिखवा दिया अंग्रेजों ने कि तुम्हारे यहां से ये भाग लिया और ये शहीद हो गए, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला हमें। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीतने के बाद इंडिया को इंडिया गेट मिला, बस। याद रहेगा, भूलेंगे नहीं अब। लेकिन टर्की को तो कहा कि चलो तुम्हारे खलीफा को इंग्लैंड में जेल में रखते हैं। इसके खलीफा को उठा के ले गए, जेल में डाल दिया और कहा अब खलीफा के पद को समाप्त किया जाता है। मींस उसके पोस्ट को ही खत्म कर दिया। और तभी तो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ पूरे वर्ल्ड में। खिलाफत मूवमेंट। एक और कंट्री है जो इस खेमे में आ रहा है और वो है बुल्गारिया। बुल्गेरिया भी कह सकते हैं आप, बुल्गारिया या बुल्गेरिया। यह भी भाग ले रहा है किसके तरफ से? जर्मनी की तरफ से, क्योंकि यह जर्मनी का दोस्त था। देख रहे हो दोनों में कितने लोग आ गए। अब देखो, इसको कहा गया, इस पूरे टीम को क्या कहा गया? थोड़ा छोटा कर देता हूं। वो इतना भी नहीं भाई। इस पूरे टीम को कहा गया एक्सिस, यानी धुरी, एक्सिस नेशन, धुरी राष्ट्र। क्या कहा? धुरी राष्ट्र। और चूंकि यहां सब मित्र हैं इसलिए इसको कहा गया मित्र राष्ट्र। क्या कहा? फ्रेंड अलाइज। फ्रेंड अलाइज यानी मित्र राष्ट्र। इसमें जो लोग आ रहे हैं वो एक दूसरे के दोस्त हैं सभी। इंडिया इंग्लैंड का दोस्त था क्या? कॉलोनी था, दोस्त नहीं था। लेकिन फिर भी उसको मित्र राष्ट्र का। तो बैटल किसके बीच में हुआ? धुरी राष्ट्र एवं मित्र राष्ट्र के बीच में। एक्सिस स्टेट, एक्सिस नेशन वर्सेस फ्रेंड्स अलाइज। फ्रेंड अलाइज या अलायंस भी कह सकते हैं आप। एक अलायंस बना दोस्तों का, जिसमें रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली एवं सर्बिया है मेनली। ठीक। युद्ध का अंत कब हुआ? 11 नवंबर 1980। ऊपर से लिख लिया था आपने? बहुत बढ़िया। चलिए अब लिखिए रिजल्ट क्या है इसका। पेरिस पीस ट्रीटी, पेरिस शांति समझौता। लिखिए रिजल्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। खूब मार काट हुए, वो सब देख के क्या करोगे? मूवी थोड़े देखना है आपको
कि कौन किसको मारा पहले, कौन कहां बम गिराया, यह सब नहीं। हार कौन गया? एक्सिस हार गया और अलाइज जीत गए। हाँ, तो कौन सा युद्ध, सॉरी, संधि हुआ? पेरिस। नाइनटीन 18 ही तो होगा। कौन सा होगा? 1918। एक मिनट। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, जो इसका एग्जैक्ट प्लेस है वो पेरिस का राजमहल है, मींस फोर्ट, और इसमें 27 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहा है। कितने? 27, 27। और इस 27 देश के 70 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करता है इसमें, यानी एक देश से कोई एक आया होगा, कई देशों से एक से ज्यादा लोग आ गए होंगे। तो कितने मेंबर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 70। 70 27 देश से 17 लोग कैसे आएंगे? सोचने वाली बात है ना। 27 देश से 70 लोग आए, इसमें भाग लिए। कितने लोग? एग्जैक्टली ये जो पीस ट्रीटी हो रहे हैं वो 1919 में हो रहे हैं। 1919 में हो रहे हैं। 18 तक तो वॉर ही हुए, वॉर के बाद ये ट्रीटी हुआ। इसमें पार्टिसिपेट तो 70 लोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई तो मुखिया होगा, कोई तो हेड होंगे, और हेड को कहते हैं बिग फोर। बिग फोर, हाँ, बिग बुल है ये, क्योंकि ये पूरे विश्व के इस समय के सबसे पावरफुल देश है, जिसमें इंग्लैंड, अमेरिका, इटली, भाई जीता हुआ है ऐसे कैसे? और इसमें जो पावरफुल लोग हैं सब जीते हुए, हारे हुए कोई नहीं होगा, इसलिए इनका नाम लेना बेकार है। और एक है, आपको बता दूं, फ्रांस। लिखना है चारों देश के लोगों का नाम। हारे हुए में से कोई नहीं होगा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की नहीं होगा। कौन होगा? जीते हुए में से। तो इंग्लैंड लिखिए सबसे नंबर 1 पे, क्योंकि जीता तो यही। तो इंग्लैंड के नेता का नाम भी लिखते चलना है। इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम है जॉर्ज, लॉयड जॉर्ज। लॉयड जॉर्ज ऐसे लिखते हैं। लॉयड, हाँ, लॉयड जॉर्ज कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। दूसरा है वुडरो विल्सन। वुडरो, बुडरो नहीं, वुडरो। वुडरो विल्सन, ये हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका, सॉरी, राष्ट्रपति ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। क्योंकि अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर तो होते ही नहीं, होते भी हैं तो इतने कमजोर कि उनका कोई नाम भी नहीं जानता। अमेरिका में राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। और इंग्लैंड में राष्ट्रपति होते ही नहीं, वहां तो राजा होते हैं। तो पावरफुल कौन है? प्रधानमंत्री। नहीं, किंग तो है, बट किंग को कहां इस सब में भाग लेने का मौका मिलेगा? यहां भाग लेंगे प्राइम मिनिस्टर। तीसरा है इटली, ओरलैंडो। क्या नाम है इटली के राष्ट्रपति का, सॉरी, प्रधानमंत्री का? अब नाम तो नाम है भाई, मैं क्या कर सकता हूं? देखो, इन चारों को बिग फोर कहते हैं ना, अभी बताया था। एक और है, फ्रांस का लिख लो।
क्लीमेंसो, क्लीमेंसो यहां लिख देता हूं, क्लीमेंसो प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। ये चारों हैं बिग बुल मेरे हिसाब से। बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं आप, लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे आप? बिग फोर। वुडरो विल्सन लॉयड एंड बोलो ऑरलैंडो। वुडरो विल्सन, लॉयड जॉर्ज, क्लीमेंसो एंड ऑरलैंडो, इतने सारे लोग। अब ये क्या करेंगे? पेरिस के अंदर एक संधियां नहीं हुई, 5 डिफरेंट एमओयू साइन किए गए। एमओयू बोलते हैं ना, मेमोरेंडम ऑफ। तो हर देश कुछ ना कुछ चाहता है, जीते हुए देश चाहता है कि हमें भी ये मिले, हमें भी ये मिले। सो इसके अंदर कितने सब ट्रीटीज हुए पेरिस के अंदर? 5, जरूर लिख लीजिएगा। अंडर पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस देयर आर 5 ट्रीटी साइंड। पेरिस शांति सम्मेलन में 5 समझौता हुए। 5 समझौता हुआ। बताइए, आप एक पेरिस जानते हैं, यहां 5 हो रहा है। अगर आपको इस बिग 4 में से एक चेक करना हो तो क्या बोलेंगे? एक को अगर चूज करना हो तो किसको बोलेंगे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है। देखिए, एक बात और, आप लोग इतने स्मार्ट तो हैं कि समझ जाएंगे। इसमें मेन पार्टी कौन था? विनर का इंग्लैंड। तो इंग्लैंड को बहुत ज्यादा एक्टिंग रोल नहीं दिया गया पेरिस में। यहां जो एक्टिव रोल दिया गया वो अमेरिका को दिया गया। जो इनके राष्ट्रपति हैं वुडरो विल्सन, उसने 14 क्या कहेंगे घोषणा पत्र दिए, मींस 14 फॉर्मूला कहेंगे उसको। किसका है 14 फॉर्मूला? वुडरो विल्सन का। कुल मिलाकर आप यूं समझिए कि जो घोषणा पत्र जारी किए गए उसमें 14 पॉइंट्स किसका है? अमेरिका का। वुडरो विल्सन की घोषणा कहते हैं, प्रोक्लेमेशन ऑफ वुडरो विल्सन। एक्चुअली इन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद कुछ सिद्धांत दिया, 14 प्रिंसिपल दिया कि अगर इसको सब फॉलो करे तो फ्यूचर में किसी को कोई दिक्कत ना हो। मींस एक बैलेंस करने का प्रयास किया, एक पंच की भूमिका में आ गए। अमेरिका के प्रधानमंत्री किसके भूमिका में है? पंच के भूमिका में। ये चाहते हैं कि अब समझौता करा दे सभी देशों के बीच में, जिससे कि क्या हो, आगे कोई ऐसा एक्टिविटी ना हो, क्योंकि हालात यहां बद से बदतर हो गए थे। वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? जर्मनी। लिखिए, अदर रिजल्ट क्या है इसका? लिखिए, जर्मनी के ऊपर बैन लगाए गए, टर्म एंड कंडीशन इंपोज ओवर जर्मनी। जर्मनी के ऊपर कुछ शर्तें आरोपित की गई, और यह मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं आपको, फिर भी इस समय लिखना पड़ेगा। क्या क्या, कौन कौन से बैरियर्स? सबसे पहले तो वॉर कंपनसेशन। लिखिए, युद्ध क्षतिपूर्ति, वॉर कंपनसेशन, युद्ध क्षतिपूर्ति। भाई जो भी खर्चा हुआ है जीते हुए देशों का, वो कहते हैं कि तुम दे दो। हारे हुए लोगों को देना ही होता है, आप जानते हैं इस बात को, कितने ही बार हम लोगों ने डिस्कशन किया है।
दूसरा बताओ, दूसरा क्या है? जर्मनी के मिलिट्री को क्या कर दिया गया? सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड द मिलिट्री ऑफ जर्मनी। तो फिर इनका सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कराएगा? हाँ, मिलिट्री ऑफ लीग ऑफ नेशन, संयुक्त राष्ट्र की सेना इनके बॉर्डर की सुरक्षा करेंगे, संयुक्त राष्ट्र सेना के, या लीग ऑफ नेशन जिसको कहते हैं। लीग ऑफ नेशन को इसी समय बनाया गया है, तो कहा कि जर्मनी का सेना सस्पेंड रहेगा। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद भी सेम कंडीशन बनेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन हारा? जर्मनी। जर्मनी के ऊपर बैन लगाए जा रहे हैं, वॉर कंपनसेशन लिए जा रहे हैं इससे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन हारेगा? सबसे मेन पार्टी उसमें कौन है? जापान। बताया है। जापान जब हारा तो जापान का मिलिट्री बैन कर दिया गया, और आज तक जापान का मिलिट्री बैन है। आज तक जापान के पास अपना मिलिट्री नहीं है, वहां यूनाइटेड नेशन का मिलिट्री आज भी रूल करता है। यस, और जापान इसी वजह से बाकी चीजों पे खूब ध्यान दिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि मिलिट्री पे एक्सपेंस ही नहीं है उसका। पुलिस है, मतलब सिविल पुलिस है, मिलिट्री नहीं है उसके पास। कुछ उसके सिटीजन वहां ज्वाइन करते हैं अंडर सुपरविजन ऑफ यूनाइटेड नेशन। आपको आश्चर्य हो रहा है, जापान में अब तक मिलिट्री उनका अपना नहीं है, इसलिए जापान उसके बाद कोई युद्ध नहीं किया, बिल्कुल शांत अपने काम से काम रखता है जापान। जापान का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के पीछे एक वजह लोग मानते हैं कि उनको बाकी जगह ध्यान ही नहीं देना है। एक तो वहां अभी भी राजा चले आ रहे थे, अब जाके उन्होंने रिजाइन किया है, वो भी स्वेच्छा से बोला मैं राजा बनकर नहीं रहना चाहता। बताओ कृष्ण, आप होते तो क्या कहते? कि मैं ही रहना चाहता हूं है ना? जापान के राजा ने कह दिया कि कोई लाभ नहीं है राजा बनके रहने में, सिर्फ दिखावा करना होता है, शो ऑफ, पोर्टफोलियो फॉलो करते रहो, ना स्ट्रीट फूड खा सकते हैं, ना घूमने जा सकते हैं, 75 लिमिटेशंस है। सोचिए, जापान के राजा ने इस बार पद त्याग दिया खुद की स्वेच्छा से, बोला कि नहीं अब हमें राजा नहीं रहना, राजा बनने में कोई लाभ नहीं है, जबकि सारे फैसिलिटी मिल रहे थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को जीते हुए देशों ने क्रैश कर दिया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान को। हालांकि जर्मनी को हिटलर मिल गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उसने चीजों को फिर से अपने कंट्रोल में ले लिया, यानी यूनाइटेड लीग के सेना को भगा दिया, अपना सेना बना लिया। ब्राउन शर्ट याद आया? ब्राउन शर्ट। और नाजी मिलिट्री बना लिया, नाजी पार्टी। तो नाजी मिलिट्री भी तो है। हाँ, तो जर्मनी तो रिकवर कर लिया अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन जापान मिलिट्री पे ध्यान ही नहीं दिया, आज तक वो उस पर फोकस नहीं किया। दूसरी तरफ देखें तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने जितना जर्मनी को सप्रेस किया, जितना उसको दबाया, जितना उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया, यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कॉज है। हारे हुए व्यक्ति को आपने इतना कुचल दिया, दबा दिया, सबने मिलकर, बिग फोर ने मिलकर, इसलिए मैं उसको बिग बुल कहता हूं। ये चारों ने अपने शक्ति का उपयोग करके जर्मनी को बर्बाद करना चाहा, युद्ध के बाद भी। पिछले क्लास में एक और वजह बताया था इसके अंदर कि उसके ऊपर कौन कौन से बैन लगाए थे। तो हाँ, प्रोडक्शन एंड माइनिंग्स, लिमिटेड प्रोडक्शन एंड माइनिंग्स को ही सजेस्ट किया था, मींस अलाउ किया था। अलाउ द मिनिमम या लिमिटेड प्रोडक्शन एंड माइनिंग, सीमित मात्रा में औद्योगिक उत्पादन एवं खनन की आजादी। मींस जर्मनी को कह दिया कि आप पूरा एनर्जी लगाकर अपने इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये कुछ कहेंगे वैरियर थे जर्मनी के ऊपर, जो पेरिस
पीस कॉन्फ्रेंस में सबने इनके ऊपर थोपा। तो बाकी पढ़ लीजिएगा, और भी बहुत सारे वजह हैं। अगले क्लास में वर्ल्ड वॉर सेकेंड, आज छुट्टी, कल हम लोग पढ़ लें क्या? कल खत्म कर लेते हैं। हाँ तो ऑफिस से ही बात होगी। लिमिटेशन बार को रेमेडी नोट दो राइट। इसके बाद सेक्शन 5, इसके बाद सेक्शन 6, इसके बाद सेक्शन 9, इसके बाद 12, 14 हो गया, 18 पे हो गया। प्लीज साइलेंट। इसके बाद डायरेक्टली आ गया 25, 26, 27, बस और है ही नहीं है कुछ। ओके मैम। यहाँ थोड़े से डिफरेंसेस आ जाते हैं लिमिटेशन का प्रेस्क्रिप्शन के साथ, एस्टॉपल के साथ और वेवर एक्शंस के साथ। ये फिक्स क्वेश्चन है, इनको प्रिपेयर करो। केस लॉज आपका कहाँ पे आपका फोटो कह रहे हो आप? ईमान होगा मैम। डिफरेंस वाला भेजा है जो किडनैपिंग एब्डक्शन। ठीक है मैम। आपको ना फोन साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपका पेन लीक कर रहा है, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। माइट भी मुझे ना पता लग रहा होगा, और दूसरी इससे स्पीड का भी इशू करेगा। तो पेन बटन कर दीजिए मैम। मैंने रेकमेंड जो करा था वो सबके लिए मैंने बटर फ्लो करा था, लेकिन हो सकता है वो ना हो, तो एक बार ट्राई कर लो बटर फ्लो। अगर वो आपके लिए अच्छा है तो बढ़िया ही है। ठीक है। ठीक है मैम।